विज्ञान वर्कशीट कक्षा 10 वर्कशीट संख्या 70। टॉपिक है हमारा पर्यावरण। नंबर 1 पारितंत्र। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक दोनों मिल करके पारितंत्र बनाते हैं। पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। पारितंत्र जीव और अजैव कारक दोनों मिलकर के बनाते हैं। पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र या तो प्राकृतिक होता है या तो कृत्रिम होता है। प्राकृतिक पारितंत्र जैसे कि तालाब और झील। तालाब और झील दोनों में अजैविक और जैविक घटक पाए जाते हैं। कृत्रिम पारितंत्र जो कि मानव निर्मित होते हैं जैसे कि खेत, बाग, एक्वेरियम। अभी मैंने आपको घटक के बारे में बोला, अब जानते हैं पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं। पारितंत्र के 2 घटक हैं, जैविक अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक जैसे हवा, जल, भूमि, तापमान, प्रकाश इत्यादि। जैविक घटक पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, कीड़े मकोड़े इत्यादि। अजैविक घटक आगे इसको किसी भाग में नहीं विभाजित किया गया है, लेकिन जैविक घटक के 3 भाग हैं यहाँ पर: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक का उदाहरण सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे हैं या फिर नील हरित शैवाल जो कि अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। उसके बाद नंबर 2 टॉपिक है इसमें जैविक घटक में उपभोक्ता। उपभोक्ता के भी यहाँ पर 4 हिस्से हैं। नंबर 3 है अपघटक। अपघटक के बारे में आगे पढ़ेंगे। उपभोक्ता के 4 हिस्से हैं: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। इन 3 के बारे में आप पढ़ चुके हैं और इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। इसको आगे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे हम, ठीक है। अजैविक घटक सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान, ये सब क्या कहलाएंगे? अजैविक घटक। इनमें जीवन नहीं होता है। पारितंत्र के जैविक घटक कौन कौन से होंगे? सूक्ष्मजीव, पौधे, जानवर, ये सब क्या क्या कहलाएंगे? जैविक घटक। इनमें जीवन होता है। पोषण के आधार पर जो जैविक घटक है उनका विभाजन किया गया था। ये रहा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उपभोक्ता जो है, पहले उत्पादक पढ़ लेते हैं। उत्पादक सभी हरे पौधे व नील हरित शैवाल अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, इसे क्या कहेंगे? उत्पादक। उत्पादक केवल पेड़ पौधे ही हैं, इनका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से अपना खाना खुद बनाते हैं और कोई अपना खाना स्वयं नहीं बनाता। उपभोक्ता वही होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों पर या किसी और जीव पर निर्भर होते हैं, इन्हें क्या कहेंगे हम? उपभोक्ता। डेफिनेशन है ऐसे जीव जो अपने आने नहीं अपने भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से उत्पादक यानी पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, या फिर या कह सकते हैं दूसरे जीव जंतुओं पर भी निर्भर होते हैं। उपभोक्ता के अंदर भी 3 हिस्से हैं: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी आपको पता है जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है, जैसे कि बकरी और हिरन। मांसाहारी वो जो कि केवल मांस खाते हैं या फिर दूसरे जीवों से प्राप्त होने वाला अन्य पदार्थ खाते हैं, जैसे कि अंडा और बाकी चीज़ें। सर्वाहारी वो जो कि जीव और वो जीव जो पेड़ पौधे और मांस दोनों को ही खाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? सर्वाहारी। अब परजीवी वो जीव होते हैं जो दूसरे किसी जीव के ऊपर रहते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उस जीव को नष्ट नहीं करते हैं, उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि जूं और अमरबेल का पौधा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आहार श्रृंखला। यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन के रूप में खाता है, जैसे कि घास को कौन खाएगा? हिरन। हिरन को कौन खाएगा? शेर। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मान लीजिए कि अनाज है, पेड़ पौधों से मिलता है, इसे कौन खाता है? चूहा। चूहे को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाता है? बाज। और बाज को कौन खाएगा? मनुष्य। ये एक लंबी आहार श्रृंखला हो गई, और इन आहार श्रृंखला के हर एक स्तर को क्या कहेंगे? पोषी स्तर, ठीक है। इसको पोषी स्तर कहेंगे। देखिए, एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को
जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ये जैविक घटक हैं, अजैविक नहीं है, उसे क्या कहेंगे? पोषक स्तर। इसको क्या कहेंगे? पोषक स्तर। अब इन पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? जैसे कि आपको पता है कि जब हिरन घास को खाएगा तो उसे ऊर्जा मिलेगी, शेर हिरन को खाएगा तो उसको भी ऊर्जा मिलेगी, घास भी सूर्य के प्रकाश से अपना खाना बनाता है, पेड़ पौधे, तो उसको भी ऊर्जा मिलती है। तो ये ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कितना होता है और कैसे होता है, ये आगे पढ़ेंगे। ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में होगा, यानी कि इस दिशा में होगा, उल्टा नहीं हो सकता। ऊर्जा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। और फिर नंबर 2, हरे पौधे सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा का केवल 1% भाग ही भोजन में बदल पाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे सूर्य से जितनी भी ऊर्जा लेते हैं उसका सिर्फ 1% ही भोजन में बदल पाते हैं। 10% नियम के अनुसार एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही प्रवाहित होती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यह सूर्य है, सूर्य से अगर घास के पास जो ऊर्जा मिली वो थी 1000 जूल। ठीक है, 1000 जूल में ही नापते हैं ऊर्जा को। जब हिरन ने घास को खाया तो उसको कितनी मिली? 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 जूल। 100 जूल ऊर्जा कितनी मिली हिरन को। अब शेर ने हिरन को खाया तो शेर को कितनी ऊर्जा मिलेगी? 10 जूल। इस तरह से इसे कहेंगे 10% नियम, यानी कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो केवल 10% ही ऊर्जा प्रवाहित होती है। बाकी 90% ऊर्जा क्या हो जाती है? उसके जैव प्रक्रम, यानी कि जो भी पोषक स्तर होता है उसके शरीर में जैव प्रक्रम चलता है, उसमें उपयोग हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है ऊर्जा ह्रास के कारण आहार श्रृंखला में 3 या 4 ही पोषक स्तर होते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ मैं आपको। पहला है उत्पादक, पहला स्तर, पोषक स्तर में पहला स्तर है उत्पादक। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना वो ये इस तरह से होता है। सबसे पहले उत्पादक में आएगा, यानी कि पेड़ पौधे। उसके बाद है प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे कि हिरन, चूहे इत्यादि। द्वितीय उपभोक्ता जो इन्हें खाते हैं। तृतीय उपभोक्ता जिनकी संख्या सबसे अधिक होती है, ये मैक्सिमम मनुष्य होते हैं लास्ट के। ठीक है, ये इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है पोषक स्तर के अंदर। जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं वो सदैव मनुष्य होते हैं, और जो उत्पादक होंगे वो सदैव क्या होंगे? पेड़ पौधे। इसके बाद आता है जैव आवर्धन। ये हमेशा आपके पेपर में आया है, अक्सर आता है। जैव आवर्धन क्या होता है? यहाँ पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर बढ़ती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की मात्रा सबसे अधिक मानवों में होती है, क्योंकि मानव प्रत्येक आहार श्रृंखला के शीर्ष पर होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया? ये तृतीय उपभोक्ता कौन है? मानव। ठीक है, मानव है। अब मैं आपको समझाती हूँ जैव आवर्धन क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि जब फसल होती है तो फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए किसान क्या करते हैं? उसमें कीटनाशक डालते हैं। जब कीटनाशक डालते हैं तो चिड़िया उन्हीं पेड़ पौधे से जो अनाज मिलता है उनको खाती है। उनको खाने के बाद वो जो कीटनाशक होता है वो एक हानिकारक रसायन है जो कि उसके अंदर जाता है। ठीक है, उसके बाद उस चिड़िया को या कोई दूसरा सांप या कोई दूसरा जीव खाएगा तो वो हानिकारक रसायन उसके अंदर भी जाता है। जब उसके अंदर जाता है तो वो हानिकारक रसायन उसके अंदर जाएगा तो उसको कोई दूसरा जीव खाएगा तो वो उसके अंदर जाता है। इस तरह से रसायन एक स्तर से दूसरे स्तर में चला जाता है। यही अनाज जब मनुष्य तक पहुंचता है तो मनुष्य के अंदर भी हानिकारक रसायन पहुंचता है। इसे कहते हैं जैव आवर्धन, यानी कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में हानिकारक रसायनों का पहुंचना। ठीक है, इसके बाद है अभ्यास प्रश्न। या आप खुद करें तो बेटर होगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देती हूँ। यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा है तो प्रथम पोषक स्तर पर कितनी होगी?
इसे बड़ा करके देखते हैं। प्रथम पोषित स्तर पर, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि उत्पादक स्तर पर कितनी कितनी ऊर्जा है, 10,000। ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा है कि अगर उत्पादक स्तर पर जो ऊर्जा है वो है 10,000 जूल, तो प्रथम पोषी स्तर पर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होगी। वो होगी 10,000 का 10%, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000 जूल। इसके बाद बोला है तालाब और जंगल में आहार श्रृंखला बनाओ। तालाब में क्या होगी, आहार श्रृंखला, पहले छोटी मछली, पहले तो होंगे प्लैंकटन, जो कि छोटे छोटे पेड़ पौधे या जीव होते हैं जिनको मछलियाँ खाती हैं। ठीक है, प्लैंकटन कहते हैं इंग्लिश में, उसको छोटी मछली खाएगी। ठीक है, या फिर कीड़े मकोड़े, वो छोटी मछली को कौन खाएगी, बड़ी मछली। बड़ी मछली को कौन खा जाते हैं, बड़े जीव, व्हेल खा जाती है। या फिर ये भी हो सकता है कि मेंढक वगैरह होते हैं उसको पानी के सांप खा जाते हैं। ये हो जाएगा तालाब का। जंगल का तो आप खुद भी कर सकते हैं, जंगल का बहुत इजी होता है। जंगल में क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधों को कौन खाता है, या घास को कौन खाते हैं, हिरन। हिरन को कौन खाता है, शेर। इस तरह से आहार श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, और आशा करती हूँ स्टूडेंट्स या जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वर्कशीट समझ में नहीं आती है तो एक बार फिर से देखेंगे तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो चैप्टर है आपका 10th क्लास का, ये बहुत इजी है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप अपनी NCERT की बुक और या फिर आपकी जो सपोर्टिंग मटेरियल आपको दी गई है, एक बार उसको ज़रूर पढ़ें खोल करके। वर्कशीट में इतना क्लियर नहीं दिया होता है, तो मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप अपनी बुक एक बार ज़रूर खोलेंगे इसके लिए। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी कर दें, इसके लिए आपको जो नेक्स्ट वर्कशीट आएगी या जो भी मैं नया वीडियो बनाती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।